हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था लिगेंड्स, वो पढ़ लिया है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्यों लिगेंड्स इतने जरूरी हैं। मैंने बोला था कि अगर लिगेंड्स याद होंगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। तो वैसे बेटा अपन इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जिसमें अपन लिगेंड्स और आईयूपीएसी नेमिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आता है बेटा बॉन्डिंग वाला पार्ट, जिसमें अपन वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी और सीएफटी पढ़ते हैं, जिसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और वो सारी चीजें निकालना सीखते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद लास्ट आता है अपना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं। जैसे कि इस चैप्टर से अपन 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलते हैं, और वो कौन कौन से पार्ट से एक्सपेक्ट करके चलते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं आईयूपीएसी नेमिंग की, या अपन इस पूरे चैप्टर की बात करें, तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मेरा ऐसा मानना है 3 सेक्शन ऐसे जहां से क्वेश्चन आते हैं। 3 ऐसे सेक्शन है ना। एक आप ले लो इंट्रोडक्शन वाला, है ना। एक आप ले लो बॉन्डिंग थ्योरी वाला, और एक आप ले लो बेटा आइसोमेरिज्म वाला। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो उस बेसिस पे हम इस चैप्टर को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। चश्मा नहीं पहना ना आज, है ना, पहचान में नहीं आ रहा हूँ मैं, है ना। मंगाया अभी, ये रुक जाओ, थोड़ी देर में पहचान जाओगे, आ रहा है अभी थोड़ी देर में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक हो गया अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको क्या क्या, किस किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जैसे वो अपन ने देखा था ना, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सीन, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और आईयूपीएसी नेमिंग। मतलब आप ये मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन आता ही है एक क्वेश्चन, है ना। अपन जनरल डिवाइड कर रहे हैं पूरा इस चैप्टर को, और क्लासिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आने की संभावना होती है। तो इन तीनों में ज्यादा जो टेंडेंसी होती है क्वेश्चन आने की, वो यहां से और यहां से होती है ना। अब वो क्या है, लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स के बारे में वो आईयूपीएसी नेमिंग के क्वेश्चन में ही आपसे पूछ लेता है। तो ज्यादा टेंडेंसी अब इन तीनों में कौन से टॉपिक की हो गई, आईयूपीएसी नेमिंग की। मतलब एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग से आपके पास आ सकता है, ऐसा आप मान के चलो। और आईयूपीएसी नेमिंग बेटा कॉम्प्लेक्स इसकी बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन आएगा, एकदम हलवे की तरह कर लोगे तुम लोग। एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगा आपके लेक्चर में ही। ठीक है। तो आप ये मान के चलना कि पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका देखा हुआ सा ही आएगा, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो। फिर बॉन्डिंग की जो थ्योरीज हैं, ये अपनी वर्नर्स थ्योरी है, अपनी वीबीटी है, और सीएफटी है ना। ये 3 थ्योरी हैं। इनमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, यहां से क्वेश्चन आने की होती है। सीएफटी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये तो अपना पूरा ही, मतलब आप ये मान के चलो कि एक टाइम पर ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यहां से तो क्वेश्चन आता ही था। आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट, मतलब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, इन दोनों में से किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, ऐसा अपन मान के चलते 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, है ना। तो आपने अभी ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। मतलब आपका कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन तो तैयार जो आने वाला है। ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे अपन ये भी तैयार कर लेंगे। अगले 2 लेक्चर में ये भी तैयार हो जाएगी, फिर एक लेक्चर में ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, आईयूपीएसी नेमिंग, जल्दी डालो। डाल ली आईयूपीएसी नेमिंग। अब देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स की
कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है बेटा, तो देखो मैं ना आईयूपीएसी नेमिंग आपको ऐसे एक एक लाइन करके रूल्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आपका कुछ ऐसा जुगाड़ कर जाऊंगा कि आपको बाद में रिवाइज करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सारे काम एक साथ हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपन थ्योरी वाले पार्ट को शॉर्ट में रखेंगे, इसमें अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। इस टॉपिक में रूल्स याद करने होते हैं जो आईयूपीएससी ने दे रखे हैं, एज इट इज वैसे ही रूल्स याद करने होते हैं जैसे ऑर्गेनिक में आप करते हो। तो जैसे रूल्स आईयूपीएससी ने दे रखे हैं आप अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच सकते, जो बोला है आईयूपीएससी ने आपको वो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इनमें ऐसे पढ़ने से चीजें याद नहीं होंगी, इस टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आप उतना ज्यादा ये अच्छे से तैयार होता जाएगा। तो बेटा जब भी आपको आईयूपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसमें कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कर लेना, कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, और हमारे आईयूपीएससी का जो सबसे पहला रूल है, वो सबसे पहला रूल क्या है कि आप हमेशा पहले नेमिंग करोगे किसकी, कैटायन की। पहले नेमिंग किसकी करोगे, चलो एक काम करता हूं, मैं आपको लिखवा ही देता हूं, रूल्स भी लिखवा देता हूं। एक्चुअली मैं क्या करता हूं, मैं एक चार्ट बना देता हूं पूरा, है ना, एक चार्ट बना देता हूं एक बोर्ड पे, उस चार्ट से ही मैं सारे रूल्स याद करवा देता हूं, है ना। पर वो चार्ट जब तक नहीं बन जाता ना, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं उस चार्ट को बनने में, तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, अभी मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूं, फिर जब YouTube पे वन शॉट डालूंगा तो उसमें वो चार्ट डाल दूंगा, तो आप YouTube पे अपना कोऑर्डिनेशन का वन शॉट जरूर होगा, उसको देख लेना, है ना, आरंभ बैच प्रचंड बैच में उसको देख लेना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं बेटा। हाँ, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, नेमिंग हमेशा कैटायन की सबसे पहले की जाएगी, कैटायंस, अब लिखते जाओ मेरे साथ साथ, शुड बी नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, या शुड बी क्या, इसको मस्ट भी लिख सकते हो आप, कैटायन की नेमिंग सबसे पहले की जाएगी, या ऐसे भी लिख सकते हो, कैटायन की नेमिंग सबसे पहले की जाएगी। ठीक है, कैटायन की नेमिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है K4FeCN6, अब आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है ना, वही अपना फेवरेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन कैटायन है और कौन एनायन है, ये पार्ट तो आप कर ही लेते हो अब आसानी से। इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में कैटायन कौन है, ये रहा, देखो ये अगर इसको आप आयनाइज करोगे तो ये जो 4K+ है ये अलग हो जाएंगे, और इस ब्रैकेट पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, इस ब्रैकेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, -4। तो ये हो गया एनाइनिक पार्ट और ये हो गया कैटायनिक पार्ट। अब ये जो K+ है ये तो एक सिंपल कैटायन है, ये कैसा है, एक ये एक सिंपल कैटायन है। सिंपल कैटायन मतलब जैसे कि Na+, K+, कोई भी मेटल या अमोनियम आयन, ये सब सारे क्या सिंपल कैटायंस है ना। और ये जो अपने को नजर आ रहा है ये है एक कॉम्प्लेक्स एनायन, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करोगे, यहां पर आपको कैटायनिक पार्ट ऐसा मिला सिंपल कैटायन, तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर कैटायन ऐसा सिंपल ना होके ऐसा कॉम्प्लेक्स होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CONH3 6Cl3, मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो अब यहां पर कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, यहां पर कैटायन और एनायन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, क्या इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस पर आ जाएगा +3 और 3Cl-, इन 3Cl- को अलग कर दूंगा तो इस ब्रैकेट पर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। ठीक है, तो अभी देखो इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पर प्लस का चार्ज है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में अब कैटायनिक पार्ट ऐसा सिंपल कैटायन नहीं है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसमें एनायनिक पार्ट है सिंपल एनायन, एक सिंपल नॉर्मल
एनायन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया उसकी नेमिंग करनी है, तो आप उसमें पहली फुर्सत में कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कर लो, है ना। क्योंकि सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कैटायंस की नेमिंग सबसे पहले करनी है, हमेशा हमेशा कैटायंस की नेमिंग सबसे पहले करनी है। और कैटायन दो टाइप के मिलेंगे आपको, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। मतलब कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कैटायन ऐसा सिंपल हो, और कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कैटायनिक पार्ट कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो सिंपल कैटायन की कैसे नेमिंग करनी है, कॉम्प्लेक्स कैटायन की कैसे नेमिंग करनी है, आओ बताता हूं। तो अभी अपन कैटायन की नेमिंग पर ध्यान दे रहे हैं, नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट। कैसे की जाती है कैटायनिक पार्ट की नेमिंग, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, अगर सिंपल कैटायन है, अगर सिंपल कैटायन है तो जो उस कैटायन का नाम है वही नाम लिखा जाएगा। जैसे कि यहां पर इसका नाम क्या है, इस आयन का नाम क्या है, पोटेशियम के प्लस। तो जब आप नेमिंग करने जाओगे आपने देखा कि भैया कैटायन पहले यहां पर के प्लस है, तो आप सीधे कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर दोगे और इसका नाम है पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम लिख दोगे इसको। ठीक है, यहां से नेमिंग चालू कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो इसके केस में आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे बेटा, इसके केस में एक सीक्वेंस फॉलो करोगे। क्या, सबसे पहले आप नेमिंग करोगे, सबसे पहले आप नेमिंग करोगे इसकी लिगेंड की। जैसे कि अगर आपके पास कैटायनिक पार्ट कौन सा है, अब कॉम्प्लेक्स है, जैसे अब ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको नेमिंग करने के लिए, आपको बोला कि भाई नेमिंग करके बताओ, तो आप क्या करोगे, आपने देखा कैटायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स वाला, है ना, ये CONH3 होल 6+3 ये कैटायनिक पार्ट है, तो अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है, लिगेंड भी है ना। तो पहले किसकी नेमिंग करोगे, लिगेंड्स की नेमिंग करोगे। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको स्पेशल 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा, उसमें सारे लिगेंड्स की नेमिंग करना आपको आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे अपन, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन नेमिंग ऑफ मेटल विल बी डन, है ना। और मेटल का इंग्लिश नेम यूज करोगे आप, इंग्लिश नेम ऑफ मेटल विल बी यूज्ड, है ना। ये पॉइंट सारे मेरे ही बनाए हुए हैं, आपको कहीं किताबों विताबों में ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, है ना। मतलब किताबों में अलग अलग जगह जो लिखे हुए होते हैं वो मैंने इकट्ठा करके यहां पर ऐड कर दिए। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम will be written in Roman numerals, in Roman numerals in small brackets या small parenthesis, स्मॉल ब्रैकेट्स में। कैसे, देखो आपको अगर ये वाला पार्ट मिला नेमिंग के लिए, तो सबसे पहले आप इस पार्ट की नेमिंग करोगे, ये जो लिगेंड्स है ना इनकी नेमिंग करोगे। फिर उसके बाद आप इस मेटल की नेमिंग करोगे। इस मेटल की नेमिंग करते वक्त आप क्या यूज करोगे, इसका इंग्लिश नेम, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश नेम क्या है और लैटिन नेम क्या है ना, कैसे यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश नेम यूज करना है इसका, और फिर आपको लिखनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखनी है, रोमन नंबर्स में, रोमन नंबर्स में और स्मॉल ब्रैकेट्स में। ठीक है, रोमन नंबर्स में लिखनी है और स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखनी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहां पर क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +3 आ रही है, +3 आ रही है। तो आप जब कोबाल्ट लिख दोगे उसके बाद आपको ऐसे रोमन नंबर्स में स्मॉल ब्रैकेट्स में ऐसे लिखना होगा, है ना। +4 आ रही है तो आप ऐसे लिखोगे, है ना। +1 आ रही है तो आप ऐसे लिखोगे, है ना। ऐसे लिखना है आपको। अगर आपने ऐसे लिख दिया +3 और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, जैसे कि अगर सपोज +1 आई तो आपने ऐसे लिख दिया, ये भी गलत है। और ऐसे ब्रैकेट्स लगा के भी आप नहीं लिख सकते, ये भी गलत है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, ये होगी कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग। अभी इसमें एक पार्ट बच रहा है, लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी है, ये आपको अभी आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो जब कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर देंगे फिर उसके बाद एक स्पेस देंगे। अभी तक कोई स्पेस नहीं दिया है, अभी तक कोई स्पेस हमने नहीं दिया है। जब कैटायनिक पार्ट की नेमिंग हो जाएगी तब अपन स्पेस देंगे और फिर उसके बाद एनायनिक पार्ट की नेमिंग शुरू करेंगे। देन आफ्टर अ स्पेस नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट विल बी गिवन। ठीक है, एनायनिक पार्ट को नेमिंग देंगे। ठीक है, अब एनायनिक पार्ट की नेमिंग में क्या बातें ध्यान रखनी वो भी लिखवा देता हूं, है ना। पहले ये रूल्स लिख लो, फिर मैं एग्जांपल्स के साथ आपको एक एक करके एग्जांपल लिखाता जाऊंगा और नेमिंग करवाता जाऊंगा, है ना। आपको यहीं कहीं रूल्स भी याद हो जाएंगे। नेमिंग ऑफ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना बस। एनायनिक पार्ट, नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट, कैसे करनी है एनायनिक पार्ट की नेमिंग। ठीक है, तो इसमें भी वही, सबसे पहले आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं एनायंस। अगर सिंपल एनायन है, अगर सिंपल एनायन है तो जो उस एनायन का नाम है वही यूज किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, ये उनके लिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Cl- है ना, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, क्लोराइड। अगर ऐसे एनायंस हैं SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इसको क्या बोल देंगे, सल्फेट। इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रेट। सिंपल, जो इनका नाम है वही लिखेंगे अपन। ठीक है, देन उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तब क्या करेंगे, तब अपन एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले वही पॉइंट हमेशा, नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, कैसे करनी है लिगेंड्स की नेमिंग वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सपोज आपके पास कोई इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है बेटा, कैसा, वही अपना K4FeCN6 है ना, K4FeCN6। अब आपने इसमें देखा कि कैटायनिक पार्ट तो सिंपल है, इसकी आपने नेमिंग कर दी क्या, पोटेशियम, है ना। फिर अब आगे आप बढ़े, अब आपके पास एनायनिक पार्ट आया, आपने एक स्पेस दिया, एनायनिक पार्ट की नेमिंग करने आ गए आप। एनायनिक पार्ट आपने देखा कैसा है, इस पर -4 चार्ज है ना, क्योंकि ये 4 पोटेशियम इधर लगे हुए हैं। तो ये एनायनिक पार्ट है। एनायनिक पार्ट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले अपन नेमिंग करेंगे लिगेंड की। कॉम्प्लेक्स पार्ट की जब भी नेमिंग करते हैं ना, तो पहले लिगेंड की नेमिंग करते हैं, फिर मेटल की नेमिंग करते हैं, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। दोनों ही केसेस में कोई सा भी कॉम्प्लेक्स आ जाए हमेशा इसमें यही सीक्वेंस फॉलो होता है, पहले लिगेंड की नेमिंग, फिर मेटल की नेमिंग और फिर उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पहले लिगेंड की नेमिंग कर देंगे, कैसे करनी है वो अभी बताऊंगा आगे। फिर मेटल की नेमिंग कर देंगे। मेटल की नेमिंग करने में आपको एक जरूरी बात ध्यान रखनी है, क्या, देन आफ्टर नेमिंग ऑफ मेटल विल बी गिवन। और इसमें एक जरूरी बात, लैटिन नेम यूज किया जाएगा यहां पर मेटल का, लैटिन नेम विद सफिक्स 8, 8 सफिक्स जरूर लगाना है आपको।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने यहां पर कॉम्प्लेक्स एनाइन की नेमिंग स्टार्ट की, तो आप पहले लिगेंड की नेमिंग कर दोगे, फिर उसके बाद जब मेटल की नेमिंग पर आओगे तो क्या करोगे आप, मेटल का लैटिन नेम और 8 सफिक्स ये जोड़कर लिखोगे। तो जैसे आपको बेटा अगर एफी की नेमिंग करनी है, एफी को वैसे अपन इंग्लिश नेम क्या है एफी का, आयरन है, लेकिन आयरन कैसे लिखते हैं अपन, याद है ना, आयरन। क्या यहां इस नाम से इस सिंबल का कोई रिश्ता नजर आ रहा है कि कैसे आयरन का सिंबल एफी बन गया? नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये सिंबल जो है वो लैटिन जो इनके नाम है वहां से डिराइव्ड हैं, और इसका जो लैटिन नाम है वो है फेरम। आयरन का जो लैटिन नेम है वो क्या है, फेरम। तो हम इसके लैटिन नेम के साथ 8 सफिक्स लगा के ऐसे लिखेंगे इसको, फेरम प्लस 8, और फाइनली इसको अपन लिखते हैं फेरेट, ऐसे करके लिखते हैं अपन। ठीक है, फेरम प्लस 8 फेरेट। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप बस ये याद रखो कि अगर आयरन है तो आप इसको कैसे लिखोगे, फेरेट। कैसे लिखोगे, फेरेट। और अगर ये तो हो गया इसका लैटिन नाम 8 सफिक्स के साथ जब ये एनाइनिक पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन यही अगर कैटाइनिक पार्ट में प्रेजेंट होता, एनाइनिक पार्ट में सिर्फ 8 सफिक्स लगाते। देखो एनाइनिक पार्ट में अपन, कैटाइनिक पार्ट में इसका क्या करते हैं, इंग्लिश नेम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसका, इंग्लिश नेम। तो इंग्लिश नेम क्या है इसका, आयरन। तो अगर ये किसी कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स में होता तब अपन सिंपल इसको क्या लिख देते बेटा, आयरन लिख देते। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें बेटा किसकी, सिल्वर की, तो सिल्वर का सिंबल है एजी। ये सिंबल कहां से आया, इसके लैटिन नाम से, इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम प्लस 8 क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट। क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट, है ना। ऐसे ही क्रोमियम, क्रोमियम का इंग्लिश नेम भी क्रोमियम है और लैटिन नेम भी क्रोमियम है, और वहीं से इसका सिंबल डिराइव हुआ है। ठीक है, तो क्रोमियम को बोलते हैं अपन क्रोमेट। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। इनके इंग्लिश नाम भी साथ साथ लिखते जाओ, सिल्वर, क्रोमियम। ठीक है, ऐसे कोबाल्ट अगर हो गया, निकिल अगर हो गया, मैग्नीज अगर हो गया, है ना, तो इनको क्या क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश नेम भी कोबाल्ट है, लैटिन नेम भी कोबाल्ट है, ये निकिल है दोनों में ही, और ये मैग्नीज ही है दोनों में, है ना। तो इंग्लिश नेम में तो ये लिखेंगे, लेकिन लैटिन नेम प्लस 8 सफिक्स में ये क्या बन जाएगा, यानी कि एनाइनिक पार्ट में अगर कोबाल्ट प्रेजेंट है तो हम इसको लिखेंगे कोबाल्टेट, अगर निकिल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे निकलेट, और मैग्नीज प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे मैंगनेट। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन गोल्ड की बात करें, गोल्ड, एयू, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑरेट। क्या बोलेंगे इसको, ऑरेट, है ना। प्लैटिनम अगर दिया हुआ है इसको क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट। तो पीछे 8 सफिक्स जरूर लगाना है अगर एनाइनिक पार्ट में तो हो। प्लैटिनम हो गया, है ना। लेकिन इसमें एक आईयूपीएसी ने आपको इंपॉर्टेंट मेटल दिया हुआ है, इसको आप इंग्लिश में भी मर्क्यूरी लिखते हो, और यहां पर भी आप इसका नाम मर्क्यूरेट ही यूज करोगे। इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रार्जिरम, तो इसको हाइड्रार्जिरेट ना बोल के मर्क्यूरेट ही बोलते हैं, है ना। इसके लिए याद रख लेना, इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट, सिंपल, है ना। अगर जिंक दिया है और जिंक एनाइनिक पार्ट में है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, जिंकेट। और अगर इंग्लिश नेम लिखना है कैटाइनिक पार्ट में सिर्फ, तो क्या लिखेंगे, जिंक, है ना। इस तरीके से आप कोई सा भी मेटल आ जाए आपको बस उसका इंग्लिश नेम और लैटिन नेम कैसे लिखना है ये याद होना चाहिए। अभी ये सब आगे समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि सपोज ये अपना जो कॉम्प्लेक्स था K4FeCN6, इसमें जो Fe आ रहा है बेटा, Fe कहां पर आ रहा है, देखो Fe एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो हम जब इसकी नेमिंग करेंगे ना तब हम इसको आयरन ना लिखकर क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्या, फेरेट। हम इसको फेरेट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन
रोमन नंबर्स इन स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये रूल्स हैं, बस ये इतने रूल्स याद रखने हैं आपको, और बस अब ये याद रखना है कि लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपल एकदम, है ना। तो जैसे कि आपको सपोज आपको दे दिया K4FeCN6, एक तो आपको इसकी नेमिंग करनी है ना, और एक आपको किसकी नेमिंग करनी है बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स था अपना, है ना, CONH3 6Cl3। अब आपको बोला कि भाई IUPAC नेमिंग लिख के बताओ इन कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहला रूल क्या है अपना, क्या करेंगे अपन, कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करेंगे। तो मुझे सपोज इसकी नेमिंग करनी है, तो मुझे कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कैटायन कौन है, ये रहा कैटायन, यानी कि नेमिंग सबसे पहले मैं इसकी करूंगा। ये कैटायन कैसा है, सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन है। तो सिंपल कैटायन के लिए क्या करते हैं अपन, जो उस कैटायन का नाम है वही यूज कर लिया जाता है। ठीक है, जो उस कैटायन का नाम है वही यूज कर लिया जाता है। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम, तो सिंपल पोटेशियम लिख दिया जाएगा। अब एक आसान सी बात जरूर याद रखना कि आपको इस ब्रैकेट के बाहर जितने भी आयंस हैं उनके नंबर पे ध्यान नहीं देना है। मतलब आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, आप ऐसा नहीं लिखोगे, टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह लिख देंगे ना मेटल का, तो उसमें अपने आप कंपनसेट हो जाएगा कि पोटेशियम 4 ही है। तो आपको टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम। ठीक है, ये आपने इस कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग कर दी। अब आ गए अपन एनाइनिक पार्ट पर। ये आपका कैटाइनिक पार्ट था और ये आ गया आपका एनाइनिक पार्ट। तो अब एनाइनिक पार्ट की जब नेमिंग करोगे तो एनाइनिक पार्ट में देखो कौन कौन है, ये अपना कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन की जब आप नेमिंग करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले तो लिगेंड की नेमिंग करोगे। तो यहां पर अपन सबसे पहले ये जो साइनाइड है ना 6, इनकी नेमिंग करेंगे, है ना। तो यहां पर हमने कर दी भाई साहब लिगेंड की नेमिंग। कैसे करनी है अभी जस्ट बता रहा हूं मैं, है ना, ये लिगेंड की नेमिंग कर दी। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेटल की नेमिंग करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स में ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी है वो तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूं। इसके बाद मेटल की नेमिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। जब भी मेटल का नाम लिखोगे बेटा ये जरूर देख लेना कि ये कैटाइनिक पार्ट में या एनाइनिक पार्ट में। ये एनाइनिक पार्ट में है तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, देखो एनाइनिक पार्ट में है, अगर एनाइनिक पार्ट में है तो क्या करेंगे, लैटिन नेम और 8 सफिक्स लगाकर लिखेंगे। तो लैटिन नेम और 8 सफिक्स लगा के Fe को क्या बोला जाता है, फेरेट, है ना। तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद अपन यहां पे क्या लिखेंगे उसके लिए, फेरेट, ऐसे करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फेरेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, यहां पे आपको पता चल ही जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा यहां पे आयरन का। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे अपन, रोमन नंबर्स में इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपन ने एक खाका तैयार कर दिया। इधर अपन ने कैटायन की नेमिंग की है, कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग कर दिए। ठीक है, फिर बीच में एक स्पेस दे देंगे अपन, फिर उसके बाद एनाइनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। तो ये पूरी एनाइनिक पार्ट की नेमिंग है ना। ये आपको चित्र से समझा दिया मैंने कि नेमिंग होती कैसे है। पहले कैटाइनिक पार्ट की होती है, फिर एनाइनिक पार्ट की होती है। ठीक है, तो कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करने में आपने इसको क्या नाम दिया, पोटेशियम, क्योंकि सिंपल कैटायन है तो इसको सिंपल क्या बोलेंगे बेटा अपन, पोटेशियम। इनके नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, इनके नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है। इस ब्रैकेट के बाहर कितने भी आयन्स हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उनके नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस आयन पर ध्यान देना है। तो पोटेशियम लिख दिया। फिर अब एनाइनिक पार्ट पर आ रहे हैं तो स्पेस देके एनाइनिक पार्ट की नेमिंग चालू करेंगे। एनाइनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे पहले नेमिंग होगी लिगेंड की, फिर मेटल की और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड की नेमिंग यहां पर अभी तो मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपन हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनो, है ना। फिर अभी आगे मैं लिगेंड वाले पॉइंट पर ही आ रहा हूं, वहां पर मैं आपको सारे लिगेंड्स की नेमिंग करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो हेक्सासाइनाइडो, फिर मेटल की नेमिंग कर देंगे, लिगेंड्स की नेमिंग कर दी, फिर मेटल की नेमिंग कर दी, है ना। फिर क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स में रोमन नंबर्स में। तो देखो मैंने एनाइनिक पार्ट में कोई स्पेस नहीं दिया, कोई गैप नहीं दिया, ये पूरा एक साथ लिखा जाता है, सिर्फ एक गैप नजर आता है कैटायन और एनायन के बीच में। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। ये इसकी IUPAC नेमिंग है। लो, इतना आसान है, एकदम आसान।
है ना। जैसे कि अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी होती, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जैसे कि, या पहले लिख लो इसको, चलो इसको लिखो जल्दी, लिख लिया। अब देखो, अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, CONH3 होल 6 Cl3, है ना। अब आपको नेमिंग करने को बोला गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कैटायन आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करोगे, फिर एनायनिक पार्ट की नेमिंग करोगे। अब कैटायनिक पार्ट की जो नेमिंग है उसमें देखो कैटायन कैसा है, कैटायन कैसा है, कैटायन कॉम्प्लेक्स वाला है, सिंपल कैटायन नहीं है, यहां पर एनायन सिंपल है। तो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लिगेंड की नेमिंग करेंगे, लिगेंड की नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपकी कैटायनिक पार्ट की नेमिंग हो गई, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, एक स्पेस देंगे, और फिर उसके बाद अपन एनायनिक पार्ट की नेमिंग कर देंगे। उसके बाद हम एनायनिक पार्ट की नेमिंग कर देंगे। इस प्रकार से आपको नेमिंग करनी है ना। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया बेटा नेमिंग का, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट देखा हमने, तो कैटायनिक पार्ट इस पर +3 चार्ज है क्योंकि एक Cl पर -1 चार्ज होता है। तो कैटायनिक पार्ट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल ही लो, +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कैटायनिक पार्ट में सबसे पहले लिगेंड है, तो इन लिगेंड की नेमिंग करेंगे अपन। कैसे करेंगे इनकी नेमिंग, अभी मैं बता दूंगा। इसको बोला जाता है हेक्सा अमाइन। और याद है मैंने जब अमाइन लिगेंड लिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि जब भी इसका नाम लिखेंगे अपन थोड़ा इज्जत से, अमाइन, कैसे लिखेंगे इसको, अमाइन। तो देखो डबल एम का यूज किया है ना। तो हेक्सा अमाइन लिगेंड की नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। जब भी मेटल की नेमिंग करो इधर चार्ज देख लो, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर कैटायनिक पार्ट में लिगेंड अपना मेटल है तब तो नॉर्मल इसका जो इंग्लिश नेम है वही लिखा जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता इधर, जैसा कि यहां पर था, तो अपन ने इसका लैटिन नेम 8 सफिक्स लगा के लिखा था, तो हमने इसको फेरेट लिखा था यहां पर अभी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अपन इसको अब कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल कोबाल्ट, सिंपल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ही लिया, +3 आ गया, है ना। ये पूरे पार्ट में आपको नेमिंग में गैप नहीं देना है ना। ये मैं रूल सारे इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो। वैसे तो एग्जाम में क्या हुआ, आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा, है ना, वहां पर पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको तो सही ऑप्शन देखना होगा, और 10 में से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ही सॉल्व हो जाते हैं, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर, है ना। बट फिर भी आपको रूल सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स हैं। तो अब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर दी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दिया बेटा। ये अपन ने कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कंप्लीट कर दी है। अब एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, लेकिन पहले क्या देंगे, स्पेस। अब एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। एनायन कैसा है बेटा, सिंपल एनायन है, तो सिंपल एनायन है, तो सिंपल एनायन के केस में इसका नाम कैसे लिखते हैं, जो एनायन है सिर्फ उसका नाम लिख दो, वही नाम लिख दो जो उसका है। तो क्लोराइड, 3 क्लोराइड है उससे मतलब नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर जितने भी आयंस है उनके नंबर पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ उनका नाम लिखना है। सपोज यहां पे 2 Cl और 1 Br होता तो मैं सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड लिख देता, मैं उनके नंबर पर ध्यान नहीं देता, सिंपल क्लोराइड लिख दिया जाता, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो अब पहले आप ये सीख लो कि लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है, लिगेंड्स की नेमिंग में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद आप एक एक करके अपन एग्जाम्पल करते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding naming of ligands, लिगेंड्स की नेमिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला सबसे जरूरी पॉइंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, NO2- लगा हुआ है, और भी मान लो कोई सा एक, कौन सा मान लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सपोज H2O लगा हुआ है ना। तो आपको इनकी जब नेमिंग करनी है बेटा, तो आप कैसे करोगे? आप जैसे कॉम्प्लेक्स में अपन जब नेमिंग करते हैं तो क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं? हमेशा सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करते हैं, फिर मेटल की, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो लिगेंड की नेमिंग करनी है। अब ये लिगेंड तो इतने सारे हैं, लिगेंड तो 4 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं। इनमें से किसको पहले लिखें? तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जब इसका नाम लिखोगे तो ये किससे चालू होगा? क्लोरो, इसको क्लोरो या क्लोराइडो बोलते हैं, ये सी से चालू होगा। इसको ब्रोमो या ब्रोमाइडो बोलते हैं, ये बी से चालू होगा। इसको नाइट्राइटो बोलेंगे तो ये एन से चालू होगा। और वाटर, इसको क्या बोलते हैं? एक्वा या एक्वो, तो वो ए से चालू होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनकी नेमिंग करोगे, यानी कि सबसे पहले नेमिंग आप किसकी करोगे? वाटर की, एक्वा या एक्वो। फिर उसके बाद आप ब्रोमो लिखोगे या ब्रोमाइडो लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्लोरो या क्लोराइडो लिखोगे। एंड देन उसके बाद आप नाइट्राइटो या नाइट्रो लिखोगे। तो जब आप इसकी नेमिंग करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइडो, फिर मेटल का नाम, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये रूल क्लियर हुआ? देन चार्ज पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर, कि लिगेंड पर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लिगेंड पर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैटायनिक लिगेंड है, अगर कैटायनिक लिगेंड है तो आप क्या करो? अगर कैटायनिक लिगेंड है तो आप इसकी नेमिंग में क्या करो? लिगेंड के नाम के साथ ईएम सफिक्स लगाओ। लिगेंड के नाम के साथ ईएम सफिक्स लगाओ, है ना। लिगेंड के नाम के साथ ईएम सफिक्स लगाओ। कैसे? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये लिगेंड दे दिया NO+, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट में वो दिया था EAN वाला एग्जाम्पल। EAN के एग्जाम्पल में मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया था FeH2O5NO, और इस पे ऐसे प्लस लगा कर दिया था, है ना, है ना। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये पता है तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये जो NO है ना, ये +1 में है, मतलब एक कैटायनिक लिगेंड है। तो जब इसकी आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग में कैसे लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे नाइट्रोसोनियम। क्या लिखोगे? नाइट्रोसोनियम, या एक और नाम लिखा जाता है इसका नाइट्रोसिलियम। क्या लिखते हैं इसको? नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही एक और लिखवाया था मैंने आपको, क्या बोला था इसको अपन ने? ये सब लिखे हुए हैं आपकी कॉपी में, हाइड्राजीनियम। क्या लिखा था इसको? हाइड्राजीनियम, है ना। लेकिन अगर आपके पास एनाइनिक लिगेंड है, लेकिन अगर आपके पास एनाइनिक लिगेंड है बेटा, तो आप क्या करोगे? लिगेंड के नाम के पीछे ओ सफिक्स लगाओगे। लिगेंड के नाम के पीछे ओ सफिक्स ऐड करोगे। अब देखो, जब आपने जो लिगेंड लिखे ना, जो लिगेंड आपने, जो लिगेंड वाला लेक्चर था अपना, उसमें देखो जाके, जितने भी एनाइनिक लिगेंड है उन सबके पीछे ओ आ रहा है। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सिलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, हाइड्राइडो, और डाइमिथाइल इथाइलिन, अपना जो वो था, क्या नाम है उसका, ग्लाइसिनेटो, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसिटेटो, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो। ये सारे क्या हैं? ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड हैं, एनाइनिक लिगेंड है। तो उनके पीछे अपन ने क्या लगाया? ओ सफिक्स लगाया है। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं बस, है ना। अगर Cl- एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, सल्फेट है, या ये है ना, तो इसको क्या लिखेंगे?
इसको क्लोरो लिख दिया जाता है या फिर क्लोराइडो, है ना। मेरी बात मानो तो क्लोराइडो यूज करना। इसको बोल दिया जाता है सल्फेटो, इसको बोल दिया जाता है नाइट्राइटो, है ना, या नाइट्रो भी बोलते हैं इसको, है ना। और अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो इसको ऐसे नाइट्राइटो एन करके भी लिखते हैं अपन, है ना, नाइट्राइटो एन करके भी लिखते हैं अपन, लिख लो यहीं पर, है ना। और अगर ऐसा होता तो अपन इसको क्या लिखते, नाइट्राइटो ओ, है ना। इसको तब अपन नाइट्रो नहीं बोलते, नाइट्रो सिर्फ NO2 माइनस को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कोई भी एनाइनिक लिगेंड है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो आप पीछे क्या लगा हुआ देखोगे, ओ। लिगेंड ऐसा जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके पीछे ओ सफिक्स लगाएंगे, लिगेंड ऐसा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पीछे ईएम सफिक्स जरूर लगाएंगे, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है तब तो जो इस लिगेंड का नाम है वही आपको लिखना है ना। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो जो उस लिगेंड का नाम है वही आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3 और अपना वो EN और PPH3, है ना। क्या था इसका नाम, इसको बोलते हैं हम एक्वा या फिर एक्वो भी बोलते हैं। ये क्या है, अमाइन, इसको जरा ध्यान से, हाँ इसको थोड़ा प्यार से डबल एम के साथ, अमाइन, ठीक है। इन, इथाइलिन, डायमाइन या इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। ये क्या था अपना ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ठीक है। लिख लो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, लिख लिया, है ना। अब एक लास्ट रूल और बचा है बेटा, एक लास्ट रूल और बचा है ना। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, अपने को क्या ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या हो गया, लिगेंड पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये भी बताना है। तो अगर लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो लिगेंड को ईएम सफिक्स लगाकर लिखते हैं, अगर लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ओ सफिक्स लगाकर लिखते हैं, और अगर लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो उसका नाम है सिंपल वही लिख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक रूल लास्ट और याद रखना है, जब आपको एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड्स देखने को मिलेंगे, जब एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स देखने को मिलेंगे तब आप क्या करेंगे, तो तीसरा रूल लिख रहे हैं हम, तीसरा रूल लिख रहे हैं, जैसे कि आपको सेम टाइप के लिगेंड 2 बार, 3 बार या 4 बार या पेंटा या हेक्सा ऐसे, है ना, ऐसे देखने को मिले तो अपन क्या करेंगे, तब अपन यूज करते हैं, जैसे 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरीके से, है ना। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात याद रखना कि जब ये डाई ट्राई टेट्रा ऐसी टर्मिनोलॉजी लिगेंड के नाम में पहले से प्रेजेंट हो तब आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, तब आप इसका यूज करेंगे, बिस ट्रिस। 4 को बोलते हैं टेट्राकिस, 5 को बोलते हैं पेंटाकिस, है ना। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो ये लिख लो पहले, फिर इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं, यही लिखवा दूं साइड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर
दो क्लोराइडो हैं, तो आप इसको क्या लिख दोगे, डाई क्लोराइडो, क्योंकि क्लोराइडो के नाम में कोई डाई ट्राई ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर EN दो बार है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डाई इथाइलिन डाइअमाइन, डाई इथाइलिन डाइअमाइन, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है। इसका सही नाम आप कैसे लिखेंगे, इसका सही नाम आप ऐसे लिखेंगे, बिस और ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमाइन या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, ये वाला तरीका करेक्ट है। अगर 3 होते तो अपन यहां पर ट्रिस लिख देते और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देते, 4 होते तो टेट्राकिस लिख देते और यहां पर इसका नाम लिख देते, है ना। ये सारे रूल्स हो गए, सारे रूल्स कंप्लीट है IUPAC नेमिंग के। अब कोई सा भी रूल जानने की जरूरत नहीं है, अब बस इसको प्रैक्टिस में लाना है ना। आप इतनी देर शांति से बैठे रहे, ये बहुत बड़ी बात है, फिर बैठे भी रहोगे, रिकॉर्डेड बैच है ना। तो देखो यहां से आप वापस से इसको रिवाइज करो। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग जब अपने को दी जाएगी तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कर लेने हैं। सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं कैटायन की, ये अपना सबसे पहला रूल है। कैटायन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल कैटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है। जैसे इसमें सिंपल कैटायन है, इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है। ऐसे एनायन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, इसमें सिंपल एनायन है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन है ना। तो पहले अपन कैटायन की नेमिंग की बात करते हैं। तो जब हम कैटायन की नेमिंग की बात कर रहे हैं तो कैटायनिक पार्ट में अपने को जो कैटायन मिलेगा या तो वो सिंपल कैटायन होगा। अगर सिंपल कैटायन है तो जो उस कैटायन का नाम है वो लिख दो। जैसे कि यहां पर ये सिंपल कैटायन था तो अपन ने इसका नाम लिख दिया सिर्फ, है ना। और नंबर्स पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता, उस ब्रैकेट के बाहर जितने भी आयन्स हैं इनके नंबर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नाम लिख दिया जाएगा इसका। ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तब आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की नेमिंग करने में अपन एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, फिर मेटल की नेमिंग करते हैं एंड देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। बस अपने को जरूरी बातें क्या ध्यान रखनी है कि लिगेंड की नेमिंग क्या, अपने 3 रूल्स अपन ने लिखे लास्ट में लिगेंड की नेमिंग के, वो याद रखनी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। पॉजिटिव वाला अगर लिगेंड है कैटायनिक लिगेंड तो EM सफिक्स लगाएंगे, एनायनिक लिगेंड है तो O सफिक्स लगाएंगे, और न्यूट्रल है तो जैसा नाम है वैसा लिख देंगे। और तीसरा, अगर 2 3 4 ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो उनको डाई ट्राई टेट्रा ऐसे करके लिखेंगे। और अगर डाई ट्राई टेट्रा पहले से ही लिगेंड के नाम में आ रहा है तो आप उसको डाई ट्राई नहीं लगा के बिस ट्रिस लगाएंगे, है ना, जैसे कि हमने यहां पर देखा। आ गया ये, देखो डाई वर्ड जो है, डाई वर्ड पहले ही आ रहा है इथाइलिन डाइअमाइन में, डाई वर्ड पहले ही आ रहा है लिगेंड के नाम में, तो इसलिए अपन इसको डाई इथाइलिन डाइअमाइन नहीं लिखते, बिस इथाइलिन डाइअमाइन लिखेंगे, है ना। अभी आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कैटायनिक पार्ट की लिगेंड की नेमिंग। फिर लिगेंड की नेमिंग के बाद लिखेंगे मेटल की नेमिंग। मेटल की नेमिंग में क्या याद रखना है कि इंग्लिश नेम यूज करना है सिर्फ, ठीक है। और तीसरा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन नंबर्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में, इस तरीके से। फिर स्पेस देंगे, एनायनिक पार्ट पर आ जाएंगे। एनायनिक पार्ट अगर सिंपल है तो जो इस एनायन का नाम है वही नाम लिख देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो फिर हम क्या करेंगे, वही पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, कैसे करनी है आपको पता ही है। फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखने में एनायनिक पार्ट में हम लैटिन नेम लिखते हैं मेटल का 8 सफिक्स लगा के। तो जैसे अगर Fe है तो हम उसको आयरन ना लिख के फेरेट लिखते हैं, Ag को अर्जेंटेट, Cr क्रोमेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, 8 सफिक्स लगाकर लिखेंगे। ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी का अपने को स्पेशली याद रखना है कि इसको मर्क्यूरेट लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। फिर अपन ने एक एग्जांपल देख लिया था इस तरीके से, है ना। अब आ जाओ अपन एक एक करके एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे। लिगेंड्स की नेमिंग में ये 3 ऑर्डर आपको याद ही है। सबसे पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहना चाहिए, दूसरा चार्ज कैसा है लिगेंड पर ये बताना जरूरी है, और तीसरा कि अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आ जाएं तो इनकी नेमिंग कैसे करनी है। अब एक एक करके मैं एग्जांपल्स लिखता जाऊंगा, आप फटाफट से इसको कॉपी कर लो, है ना। या एक काम करो, पहले मैं एग्जांपल्स दे देता हूं, वो भी लिख लो, है ना। 2-3 एग्जाम्पल जिन्होंने लिख लिया है तब तक आप लोग वो एग्जाम्पल करेंगे। राइट द IUPAC नेमिंग,
चलो बेटा इनकी नेमिंग करो फटाफट से, इनको लिखो, फिर अपन एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लिख लिया आपने आईयूपीएसी नाम, ट्राई किया? तो अब अपन एक एक करके नाम लिखते जाएंगे। अब आपके रूल्स रिवाइज होते जाएंगे। आप लोग क्या करो, जिनको नहीं आती है यूपीएससी नेमिंग, जो रूल्स हमने लिखे हैं उनको सामने खोल के बैठो, मैं बताता जा रहा हूँ एक एक करके, आप रूल्स देखते जाना, आपको ऐसे याद हो जाएंगे ये, ठीक है। जैसे कि अपने को ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, सबसे पहला रूल क्या है, खोलो जहां से यूपीएससी नेमिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले नेमिंग करते हैं अपन किसकी, कैटायन की। इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ये रहा कैटायनिक पार्ट, और ये रहा एनायनिक पार्ट, है ना। कैटायन कौन है, इस ब्रैकेट के बाहर कितने नंबर है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कौन सा कैटायन प्रेजेंट है उस पर ध्यान देना है, या कौन सा एनायन प्रेजेंट है उस पर ध्यान देना है। तो कैटायन प्रेजेंट है पोटेशियम, तो इसको अपन सिर्फ वैसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख देंगे, सिर्फ पोटेशियम। फिर उसके बाद अपन नेमिंग करेंगे इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की, इस पर कितना चार्ज है, -3 चार्ज है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनाइन की नेमिंग करनी है, इसमें सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की, फिर मेटल की, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड कौन है, F-, लिगेंड F- प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लोराइडो या फिर फ्लोरो, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइडो या फ्लोरो। तो कितने फ्लोराइडो, 6 हैं, तो हेक्सा फ्लोराइडो या हेक्सा फ्लोरो, दोनों सही है ना। और देखो कैटायन की नेमिंग के बाद स्पेस देके मैंने एनाइन की नेमिंग चालू की है, तो हेक्सा फ्लोराइडो। अब लिगेंड की नेमिंग कंप्लीट हो गई, अब मेटल की नेमिंग करेंगे। मेटल की नेमिंग करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चार्ज कैसा है। अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, तब अपन क्या लिखेंगे इसको, आयरन या फिर फेरेट। हम इसको लिखेंगे फेरेट, 8 सफिक्स के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाल लिया इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे ना, क्या जाएगा, +3। तो ये लिख दिया यहां पर रोमन नंबर्स में +3। तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट 3, या पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो फेरेट 3। आसान है एकदम, एकदम आसान है। चलो इसकी नेमिंग करते हैं, आ जाओ। अब इस पर है माइनस चार्ज, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि कैटाइनिक पार्ट अब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग में सबसे पहले हम लिगेंड की नेमिंग करते हैं। लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं, तो ठीक है कर लेंगे नेमिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए से चालू होता है अमाइन, और ये सी से चालू होता है क्लोराइडो। तो पहले किसकी नेमिंग करेंगे अपन, अमाइन की। कितने अमाइन है बेटा, 4, तो टेट्रा अमाइन, है ना, याद है ना, इसको अपन प्यार से लिखते हैं थोड़ा, अमाइन। NH3 की नेमिंग जब करते हैं अपन थोड़ा प्यार से, अमाइन। तो टेट्रा अमाइन। क्लोराइडो कितने हैं, 2, तो डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो। फिर मेटल, अब अगर मेटल इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो 8 सफिक्स नहीं लगाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ कोबाल्ट। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपन क्या लिखते, कोबाल्टेट। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +3 आ जाएगी, ये आपने लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो आपने कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करी। अब एनायन कौन है, क्लोराइड, तो सिंपल स्पेस देके क्या लिख दो, क्लोराइड। इसको क्लोराइडो मत लिखना, ये लिगेंड नहीं है, ये तो बाहर प्रेजेंट काउंटर आयन है, तो इसको तो सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ इसकी नेमिंग कर लेते हैं। कैटायन कौन है, ये रहा कैटायन। कौन है कैटायन, सोडियम है साहब कैटायन, लिख दो सोडियम। कितने सोडियम है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम। फिर अब यहां पर -2 चार्ज आएगा, क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज होता है, तो 2 सोडियम हटे तो -2 चार्ज आ गया। एनायनिक पार्ट की नेमिंग करनी है, जो कि कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इसमें पहले लिगेंड की नेमिंग, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिगेंड की नेमिंग में लिगेंड कौन है, साइनाइडो या साइनो। कितने साइनाइडो, 4 हैं, तो टेट्रा साइनाइडो या टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनाइडो। फिर जिंक का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखना है, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, जिंकेट। क्या लिखेंगे, जिंकेट। पॉजिटिव चार्ज होता है तो सिर्फ जिंक लिखते, नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे, जिंकेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, जिंक तो ऑलवेज ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अपने को पता ही है, जिंक ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हमें पता है, ठीक है। तो सोडियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट 2, ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, है ना। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करी, एकदम आसान है, एकदम आसान। कैसे करेंगे, अब ये जो है ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ना कैटायन है ना इसमें एनायन है,
तो सर अब क्या करें, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करें? तो जैसे कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करते हो वैसे ही इसकी नेमिंग कर दो, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो कर देते हैं, आ जाओ इसकी नेमिंग। तो यहां पर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 0 आ रहा है निकल का, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करनी है तो पहले लिगेंड फिर मेटल फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे नेमिंग करते हैं। तो लिगेंड कौन है? सीओ को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल? 4 हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। फिर मेटल नॉर्मल निकल लिखेंगे, है ना। 8 सिर्फ तब लगाएंगे जब नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हम उसका इंग्लिश नेम ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोई 8 वेट सफिक्स नहीं लगाएंगे। तो हमने देख लिया भाई टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, तो ब्रैकेट में 0 लिख दो, है ना। 0 भी लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 0 है तो छोड़ देंगे, 0 भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। एकदम आसान है, एकदम आसान है ना। चलो और करके बताओ, ये एग्जाम्पल करके बताओ फटाफट से, पॉज कर लो और उसके बाद जल्दी से बताओ। हो गया? तो सबसे पहले तो इसकी नेमिंग बता दो, ये अभी अभी अपन ने किया था एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? पेंटा कार्बोनिल। अब आयरन लिखेंगे या फेरेट? तो न्यूट्रल है तो आयरन ही लिखेंगे, कैटायनिक होता तो भी आयरन ही लिखते, सिर्फ एनायनिक होता तब अपन फेरेट लिखते। नॉर्मल आयरन लिखेंगे और 0 लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। ये वाला देखो, ये देखने में थोड़ा डेंजरस सा लग रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी वो भी एकदम आसान लगेगा। इसकी देखो, इसकी कैसे नेमिंग करी अपन ने। यहां पर एनाइनिक पार्ट क्लोराइडो है और कैटाइनिक पार्ट ये है अपना, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटाइन की नेमिंग करनी है। कैटाइन एनाइन आइडेंटिफाई कर लिया, पहले कैटाइन की नेमिंग करेंगे। कैटाइन की नेमिंग हमें दिख रही है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो इसमें लिगेंड है, सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड्स की, फिर उसके बाद मेटल की, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, +3 आ गया क्रोमियम का, ठीक है। तो ये है अमाइन और ये है एक्वा, ये दोनों ही ऐसे चालू हो रहे हैं। अगर ये दोनों ए से चालू हो रहे हैं तो इसका नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट अल्फाबेट देख लो। अगर हम इसको देखें अमाइन को, तो ये चालू होता है ए के बाद आता है एम, और ये एक्वा ए के बाद आता है क्यू। तो फर्स्ट लेटर थे में तो सेकंड लेटर से देख लेंगे, तो एम पहले आएगा तो पहली नेमिंग अपन इसकी करेंगे, देन दूसरी नेमिंग इसकी करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखे हम अमाइन, और कितने अमाइन? 3। फिर हम लिखेंगे एक्वा, कितने एक्वा? 3। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ यही नीचे ही कर लेते हैं। ट्राई अमाइन, फिर ट्राई एक्वा, फिर पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ लिखेंगे क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और उसके बाद एनायन क्लोराइड। इसको क्लोराइडो नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड। जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिगेंड है, और लिगेंड के नाम के पीछे ओ या ईएम लगाते हैं अपन, बाहर तो सिंपल जो उसका नाम है वही लिख देते हैं। है ना आसान एकदम, मैंने तो बोला ही था। अब देखो इसको देख के ना तुम लोग जबरदस्ती घबरा रहे हो, अरे ये ईएन है अपना, ईएन इथाइलिन डायमाइन, इसीलिए बोला था लिगेंड के स्ट्रक्चर याद होने जरूरी है। NH2 CH2 CH2 NH2, देखो ये वही तो लिगेंड है जो अपन ने बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल में लिखा था, ये वही तो है। तो ईएन इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन, सिंपल है ना, इथेन 1,2 डायमाइन। या ऐसा करते हैं, इसको छोटा करके बाजू में डाल देते ताकि तुमको याद रहे। क्या नेमिंग हो जाएगी? देखो ये तो अच्छा, अब यहाँ पर ये सर ऐसे, ये तो यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टफ सा दिख रहा है। मैंने क्या कहा था, इस ब्रैकेट के बाहर जितने भी नंबर लिखे हुए उन पर कभी ध्यान नहीं देना है। आप तो बस ये देख लो, सल्फेट है, इस पर होता -2 चार्ज, इस पर होता -2 चार्ज, तो इस पर कितना आ जाएगा? अगर ये सल्फेट है, इस पर -2 चार्ज है, और -2 चार्ज है 3 सल्फेट पर, यानी कि -6 चार्ज है। तो अगर -6 चार्ज है एनायनिक पार्ट में, तो कैटायनिक पार्ट में +6 होना चाहिए, है ना। तो दो ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स पे +6 चार्ज होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स पे कितना आ जाएगा?
प्लस का 3, यानी कि इस पर प्लस चार्ज है। या आप तो सिर्फ ये देख लो कि ये सल्फेट है तो एनाइनिक पार्ट है और ये कैटाइनिक पार्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ही लोगे, +3 आ जाएगा। कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग कर दो। कैटाइनिक पार्ट में लिगेंड कौन है? लिगेंड कौन है? EN, अपना इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो 3 इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इथाइलिन डाइअमाइन के नाम में डाई आ रहा है, तो हम उसके लिए ऐसे नहीं लिखेंगे ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, नहीं, इसको अपन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ट्रिस, फिर ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमाइन या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और बाहर आ जाएगा सल्फेट। इनके नंबर पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप कंपनसेट हो जाते हैं। जैसे कि आप जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हो तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? Al2O3 तो लिखते हो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Aln, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखते हो? AlCl3 तो लिखते हो। उसको ऐसे थोड़ी लिखते हो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या इसको ऐसे थोड़ी बोलते हो अपन डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, नहीं ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप कंपनसेट हो जाता है, अपने को पता है इस पे +3 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, ये क्रिस क्रॉस होके ही तो चार्ज आता है इन पर, है ना। तो ऐसे ही ये भी आयनिक कंपाउंड की तो नेमिंग कर रहे हैं अपन, तो यहां पर इन नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वही चल रहे हैं सब। ये भी आपकी ये आपकी एनसीईआरटी के नहीं है, सॉरी, है ना। तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इनको घर से करके लाएंगे। जी सॉल्ट वगैरह सबका फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, फिर बता देता हूँ, वैसे तो याद हो गया तुमको अब, के PdCl3C2H4, इस पर तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे अपन ने, है ना। इसकी नेमिंग कर देना। Fe, कोशिश करना करने की, है ना, मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि तुमको करनी ही है, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आप कर लेना, या मैं करवा दूं? चलो मैं लिख के दे दूंगा इनके आंसर्स तुम लोगों को, है ना, पर पहले तुम लोग ट्राई करना। अब देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करके बताओ, या विल्किंसन कैटलिस्ट की नेमिंग करके बताओ, या सोडियम नाइट्रोक्साइड की नेमिंग करके बताओ। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आज भी प्रचलित हैं, वो आपसे कॉमन नेम देकर ही पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इनके फॉर्मूलाज गिवन है, इसका तो नहीं गिवन है बट फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपने सॉल्ट एनालिसिस में काम आएगा। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बेटा और विल्किंसन कैटलिस्ट, इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है FeH2O5 NO और बाहर होता है SO4। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा भी सही, जब मैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कैसा दिखता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें ये याद रखना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि ये जो NO है ना, इस पर +1 चार्ज होता है, ये एक कैटायनिक लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये कैटायनिक लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब मुझे फटाफट से Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ। मैंने आपको अब ये बता दिया, आप वैसे तो मैंने होमवर्क में दिया था ये, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कैलकुलेट करके बताओ, अभी कमेंट में आंसर दो मुझे, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्योंकि जरूरी है, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ इसलिए। विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, CCl होता है, सॉरी Cl होता है, और PPH3 होल थ्राइस होता है, ये होता है बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तुम लोग इसका यूज। सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रोक्साइड होता है Na2FeCN5NO, और ये NO भी एक कैटायनिक लिगेंड की फॉर्म में होता है, इस NO पर भी बेटा +1 चार्ज होता है। बस ये दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और सोडियम नाइट्रोक्साइड, इसमें NO एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है और ये कैटायनिक लिगेंड की फॉर्म में होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये तो मैंने बता दिया, एग्जामिनर नहीं बताएगा, आपको याद रखना है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोक्साइड, दोनों में NO पे कितना चार्ज होता है? +1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है कई बार, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि NO न्यूट्रल भी होता है ना, तो अगर जब तक आपको बताया नहीं जाएगा आप कैसे पता लगाओगे कि NO न्यूट्रल है या नहीं, है ना। तो इन दोनों में तो याद ही रखना है, अदरवाइज फिर वो आपको बता देगा कि न्यूट्रल है या फिर कैसा है, ठीक है। अब तो इनकी नेमिंग लिख लोगे आप लोग, एकदम आसान हो गया।
लिख लोगे ना? लिख लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो यार, तुम लोग फिर मुझे ही गालियां दोगे बाद में। लो बेटा, लिखो। चलो इसकी नेमिंग लिखेंगे। कैटाइनिक पार्ट कौन है? ये रहा कैटाइनिक पार्ट, और ये एनाइनिक पार्ट हो गया। कैटाइनिक पार्ट में लिगेंड्स हैं पहले, फिर मेटल, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड है एक्वा और नाइट्रोसोनियम। तो पहले किसकी नेमिंग कर देंगे? एक्वा की। तो ये हो गया आपका पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा, या एक्वा भी लिख सकते हो। फिर नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसिलियम। फिर अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो इसको क्या लिखेंगे? फेरेट या फिर आयरन? आयरन, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है यहां पर, हाँ, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। आयरन का आपके सिलेबस का एकमात्र ऐसा कंपाउंड जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा। आयरन यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली आयरन +2 और +3 शो करता है, पर यहां पर आयरन सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था और लिखवाया था कमेंट में कि लिख के बताओ मुझे आयरन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1। फिर उसके बाद आ गया अपना सल्फेट। ये इसका नाम कंप्लीट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आगे देखो। विल्किंसन कैटलिस्ट का नाम लिख लोगे क्या? ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे। ये क्लोराइडो और ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इस लिगेंड का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, तो पहले तो क्लोराइडो की नेमिंग कर देंगे अपन। तो ये अपन ने कर दी क्लोराइडो की नेमिंग। फिर इस लिगेंड का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और कितने ट्राइफेनिल फॉस्फीन? 3। तो इसमें ट्राई देखो पहले से आ रहा है, तो इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या लिखेंगे इसको? ट्रेस। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? ट्रेस। ट्रिस लगा के फिर लिखोगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या लिखोगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्रिस लगा के फिर ब्रैकेट में ये नाम लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम 1। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्साइड का नाम लिख लो। सोडियम नाइट्रोक्साइड का नाम लिख लो। क्या हो जाएगा? सोडियम, पहले कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग। अब एनाइनिक पार्ट में कौन है? साइनाइडो है और नाइट्रोसिलियम है, तो पहले किसकी नेमिंग हो जाएगी? साइनाइडो की। कितने साइनाइडो? पेंटा साइनाइडो। फिर उसके बाद नाइट्रोसोनियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपन ने ईएम लगा कर लिखा है। लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ओ लगा के लिखा है। ओ और ईएम का हमने यूज किया है ना। पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम। अब देखो यहां पर Na पर प्लस चार्ज है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो आयरन की नेमिंग करनी है और चार्ज कैसा लगा हुआ है? नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे इसको? फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, 2 आ जाएगा। उधर अपन ने इसको आयरन लिखा था, यहां पर इसको क्या लिख रहे हैं? फेरेट। क्यों? क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज था और इधर इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये डिफरेंस होता है। अब तो समझ में आने लग गया होगा, है ना। अब तो क्वेश्चंस बन रहे होंगे आईयूपीएससी नेमिंग के। छोटे मोटे क्वेश्चन तो अब तुम चलते फिरते बना दोगे ऐसे ही, है ना। अब तो तुम बड़े बड़े एग्जाम्पल करने लग गए यार, छोटे मोटे तो यूं ही कर दोगे। चलिए आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़े। ये हो गया। इसके बाद देखो, प्रूशन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू और K2HgE4, इसका नाम लिख के दे दो। प्रूशन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, इनके फॉर्मूलाज तुमको याद नहीं होंगे, जब तक बताए नहीं जाते तब तक याद नहीं होते, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स है, इनके फॉर्मूला भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, K2HgI4, बेटा इसकी नेमिंग करते हैं। पहले देखना जरा कैसे करेंगे। पहले इसकी नेमिंग करेंगे फिर इसकी करेंगे। तो पहले तो लिख दो पोटेशियम, ये लिख दिया पोटेशियम, है ना। K2HgI4 इन बेसिक मीडियम विद KOH, इसको बोलते हैं अपन नेस्लर्स रिएजेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? नेस्लर्स रिएजेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो इसकी नेमिंग कर रहे हैं अपन K2HgI4 की, तो पहले पोटेशियम लिख दिया। फिर अब लिगेंड की नेमिंग करेंगे, तो लिगेंड कौन है? आयोडाइडो।
तो टेट्रा आयोडो या टेट्रा आयोडाइडो। फिर Hg। अब इधर चार्ज तो नेगेटिव है, लेकिन मर्क्यूरी के लिए अपन क्या लिखते हैं, याद है ना? चार्ज तो नेगेटिव है, लेकिन मर्क्यूरी के लिए क्या लिखते हैं हम, कहां गया, मर्क्यूरी के लिए क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट। क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट। टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। इसको नेस्लर्स रिएजेंट बोला जाता है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू, Fe FeCN6, और ये भी FeCN6। दोनों लगभग लगभग सेम है, बस इधर 4 और इधर 3, इधर 3 और इधर 2 लगा हुआ होता है। यहां पर ये आयरन +3 और ये आयरन +2 में होता है, यहां पर ये आयरन +2 और ये आयरन +3 में होता है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। मतलब प्रूशियन ब्लू में ये जरूर याद रखना कि बाहर 4 और अंदर 3, और टर्नबुल्स ब्लू में बाहर 3 और इधर 2 होता है, ठीक है। प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू, इनकी नेमिंग कर लो ना, कर लोगे? जैसे कि प्रूशियन ब्लू की मैं बता देता हूं, इसकी तुम लोग कर लेना, इसकी होमवर्क में बता देना तुम लोग, है ना। जैसे इसकी नेमिंग करनी है, तो Fe+3 कैटायन हो गया, इधर ये एनायनिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी अपनी आयरन 3, क्योंकि Fe+2 और +3 दोनों शो करता है ना, तो इसलिए अब यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपन लिख रहे हैं। फिर हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ऐसे टर्नबुल्स ब्लू की नेमिंग कर लेना आप लोग, क्या हो जाएगी, आयरन, मैं लिख ही देता हूं यार, लो, आयरन 2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। लिखते जाओ फटाफट। अब ये देखो, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अभी 2020 नहीं 2021 में आया ये वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का उठा हुआ है डायरेक्ट। बस यहाँ पर H2O लगा दिया था एग्जामिनर ने NH3 की जगह। मैंने कहा ना आपको एनसीईआरटी से उठे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अपन जो आईपीएससी नेमिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सब एनसीईआरटी के ही हैं। और आगे तो अभी मैं आपके लिए ना एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली उठा के लाया हूँ क्वेश्चंस। ये रही एनसीईआरटी आपकी, ये लो, सब सॉल्व हो जाएंगे अपने से सारे, है ना। तो ये आपको होमवर्क मिलने वाला है अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, देखो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जब अपने को देखने को मिलेंगे, ऐसे दो दो ब्रैकेट जब देखने को मिलेंगे, मतलब समझ जाना कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो जनरली तो देखो कैटायनिक पार्ट हमेशा आगे लिखा हुआ मिलता है अपने को, जनरली अपने को कैटायनिक पार्ट हमेशा आगे लिखा हुआ ही मिलता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में। पर फिर भी कंफर्म अगर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे कि आपको ये पता है कि जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, इसके अलावा शो करता ही नहीं है कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये जिंक +2 में है और NH3 पर कितना चार्ज होता है, 0, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर +2 इस पर 0, मतलब इस पूरी स्पीशी पर कितना चार्ज आ गया, +2, इस वाले ब्रैकेट पर +2 चार्ज आ गया, मतलब ये आपका कैटायनिक पार्ट हो गया। और अगर इस पर +2 है तो इस पर बाजू वाले पर कितना हो जाएगा, -2, निकाल लो। देखो प्लेटिनम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिखेगा ना, आपको हमेशा +2 में ही मिलेगा। ये अभी अपन वर्नर थ्योरी में सीखेंगे इसको। प्लेटिनम ऑलवेज +2 में ही रहेगा जब भी 4 कोऑर्डिनेशन है, और जब भी 6 कोऑर्डिनेशन होगा तो ये +4 में रहेगा ऑलवेज, आप बिना देखे लगा सकते हो। तो जिंक अपना +2 रहेगा ऑलवेज, तो इससे अपन ने इस ब्रैकेट पर चार्ज निकाल लिया, इस पर आ गया +2 और उस पर आ गया -2, कैटायन मिल गया, एनायन मिल गया। अब नेमिंग कर देंगे, कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर रहे हैं। कैटायन कैसा, कॉम्प्लेक्स वाला है, तो इसमें
पहले लिगेंड फिर मेटल फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड कौन है? अमाइन। कितने अमाइन? टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। जिंक 2। यह आपके कैटाइनिक पार्ट की, इस पार्ट की नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब एनाइनिक पार्ट की तरफ ध्यान दो। एनाइनिक पार्ट ये भी जो है कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इसमें भी पहले लिगेंड फिर मेटल फिर उसकी नेमिंग, है ना। बस ध्यान क्या रखना है कि मेटल की नेमिंग में अपने को 8 सफिक्स लगाना है, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो लिगेंड कौन है? क्लोराइडो। कितने? 4 हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो। फिर अब इसको क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 2। ये लो, इसकी नेमिंग कंप्लीट हो गई। ऐसे सिल्वर जब भी 2 कोऑर्डिनेशन में दिख जाए मतलब समझ जाना इस पे +1 चार्ज है। तो सिल्वर पर +1 चार्ज है अगर, तो इस ब्रैकेट पर +1 आ गया और इस पर -1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर दो। क्या नाम हो जाएगा इसका? पहले इसकी नेमिंग करो। डाई अमाइन सिल्वर 1। कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग कंप्लीट। अब एनाइनिक पार्ट पर आओ। कौन है? डाई साइनाइडो। अब इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। ये इसकी नेमिंग हो गई। डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। ठीक है, आसान है एकदम, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। ये आपका 2021 या 22 का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये एनसीईआरटी वाले, अब ये तुम लोग कर लोगे आराम से। अब अगर तुमने यहां तक सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ये सब हलवा हो गया, ये सब हलवा है तुम्हारे लिए, तुम लोग कर लोगे, है ना। इस पर अपन आते हैं अभी वापस। लेकिन देखो, आपसे आईयूपीएससी नेमिंग के क्वेश्चन ना इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं बेटा। आपको आईयूपीएससी नेमिंग दे दी जाएगी और कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाएगा कि बताओ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि ये वाला देखो, आपको क्या दे रखा है? टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बताओ। तो जब अपन आईयूपीएससी नाम लिख लेते हैं तो नाम से फॉर्मूला भी जनरेट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे? देखो, टेट्रा अमाइन, तो ये समझ में आ गया कि 4 अमाइन है। फिर एक्वा लिखा हुआ है सिर्फ एक बार, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि H2O भी है। और फिर क्लोराइडो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि एक क्लोराइड भी है। और मेटल कौन है? कोबाल्ट, ये लिख दिया कोबाल्ट मैंने इधर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इस पूरे ब्रैकेट पर कितना चार्ज आया बेटा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इस पर तो चार्ज 0 होता है, इस पर भी 0 होता है, इस पर -1 होता है। +3 -1 प्लस का 2 बचा, तो इस ब्रैकेट पर चार्ज आया +2। ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए एनायन कौन लगा रखा है? क्लोराइड। तो +2 को कंपनसेट करने के लिए कितने क्लोराइड लगा दूं? 2। देखना जरा, यही फॉर्मूला आ रहा है क्या? CONH3 H2O Cl Cl2। क्या मुश्किल था ये? बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ, एक और करते हैं, आ जाओ, ये सारे सॉल्व करेंगे अपन। आ जाओ, अपने को बोला देखो पोटेशियम कैटायन दे दिया, तो लिख दो के। कितने के? अभी सब अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो मतलब OH है, हाइड्रोक्साइडो मतलब OH है। कितने? 4 हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? जिंकेट, 4 OH हैं और उनके साथ जिंक है। और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है +2, नहीं भी दिया होता तो अपने को पता ही है जिंक ऑलवेज +2 में होता है। ठीक है, तो जिंक पर +2 है, OH पर -1 चार्ज होता है, तो 4 OH है तो -4 हो गया। +2 और -4 टोटल कितना हुआ? -2, मतलब इस ब्रैकेट पर चार्ज है -2, और इस -2 को कंपनसेट करने के लिए मैं कितने K+ लगाऊंगा? K2ZnOH4। देखना जरा, K2ZnOH4, बजाओ ताली। आ गया लिखना? आसान है एकदम, बहुत ज्यादा आसान है। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, आ जाओ ये भी लिख लेते हैं। ये अपना बी था ना, ये बी था,
ये तो उधर कर ही दिया अपन ने, वहीं का वहीं निपटा दिया, इसको भी यहीं निपटा देते हैं, आ जाओ इसके बाजू में ही। पोटेशियम मतलब के लिख दिया। फिर लिखा हुआ है ट्राई ऑक्जेलेटो, तो ऑक्जेलेटो लगा दो 3, ये लगा दिए 3। फिर एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, मतलब एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। अब ऑक्जेलेट पर बेटा चार्ज होता है कितना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है +3, नहीं भी देता तो अपने को पता है ऑलवेज +3 शो करता है। तो एल्यूमिनियम और ऑक्जेलेट दिए हुए 3, ठीक है। ऑक्जेलेट पर, एक ऑक्जेलेट पर कितना चार्ज होता है -2, तो 3 पर कितना हो जाएगा -6। एल्यूमिनियम पर कितना दे रखा है +3, तो इस ब्रैकेट पर कितना चार्ज आ जाएगा -3, +3 और -6 -3। इसको कंपनसेट करने के लिए कितने पोटेशियम लगा दूंगा, 3 पोटेशियम लगा दूंगा ना, तो ये बन जाएगा K3AlOX होल थ्राइज। देखना जरा, OX या मतलब C2O4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये वाला देखो डाइक्लोरोबिस, ये कैसे करें, आ जाओ डी वाला देख लो, ये तो सी वाला था। डाइक्लोरो मतलब 2 तो Cl लगा दो। अब बिस लगाया, बिस का मतलब भी 2 ही होता है, और इथेन 1,2 डाइअमाइन मतलब En है, कितने En है, 2 En है। फिर कोबाल्ट है, ये लो कोबाल्ट लिख दिया साहब। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो यहां पर कोबाल्ट देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन पर -1 चार्ज है, 2 क्लोरीन है तो -2 हो गया, इस पर तो 0 होता ही है। +3 -2 कितना बचा, +1, है ना। यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर है ना आयन लिखा हुआ होना चाहिए, इधर आयन लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये एक आयन है बेटा, है ना। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं ना जिन पर चार्ज है, मतलब ये एक आयन दिया हुआ है, तो जब आप इसकी नेमिंग करोगे ना, तो जैसे सीखी अपन ने नेमिंग बिल्कुल वैसे ही करनी होती है, बस लास्ट में आयन जोड़ना जरूरी होता है, जो कि यहाँ पर एक मिस्टेक है। तो इससे ये साबित किया लाइव आपके सामने कि एनसीईआरटी में भी गलतियां होती है, एनसीईआरटी में भी मिस्टेक्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं एनसीईआरटी में। हाँ, लेकिन अपन उनको इग्नोर करते हैं, अपने काम की जितनी चीजें सिर्फ उतनी लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसके आगे आयन लगाया जाता है, जब भी कोई आयन दिया जाए नेमिंग के लिए, तो उसका नाम लिखने के बाद लास्ट में ये आयन जरूर ऐड किया जाता है ना। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये तो तुम लोग कर ही लोगे यार, मुझे अब इतना तो भरोसा है तुम लोगों पे। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 NiCO4, है ना आसान, आ गया मजा। ये लो, अब ये तुम लोग कर लेना होमवर्क में, ये अब सब आसान है, ये अब सब आसान है तुम्हारे लिए। IUPAC नेमिंग में अब कैसा ही क्वेश्चन आ जाए तुम लोग कर लोगे। नीट में आने वाला तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं अटकने वाला, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम बिंदास, ठीक है। वैसे तो टाइम हो गया, मैं सोच रहा था वर्नर्स थ्योरी चालू करवाने का, पर अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वर्नर्स थ्योरी और VBT दोनों अगले लेक्चर में निपटा देंगे। फिर एक लेक्चर में CFT आ जाएगी, फिर एक लेक्चर में आइसोमेरिज्म। अगले 2-3 लेक्चर जो हैं वो बड़े बड़े आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, हाँ, बड़े बड़े आएंगे थोड़े, मतलब 1.25-2 घंटे के, ऐसे भी नहीं कि 3-3 4-4 घंटे, 2 घंटे के आसपास के आएंगे, है ना। आज का लेक्चर छोटा ही रखते हैं, चलो ये भी मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। IUPAC नेमिंग लिखनी बेटा, इसकी लिख दोगे क्या, देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लिगेंड की नेमिंग कर दो, ये अमाइन है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्राइटो है। तो सबसे पहले तो हो गया अमाइन, कितने अमाइन दिए हुए हैं, डाई अमाइन दिए हुए हैं, तो डाई अमाइन। फिर क्लोराइडो या क्लोरो, फिर नाइट्राइट, नाइट्राइटो, फिर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकाल लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, ठीक है। देखो सही आ रहा है क्या, डाइअमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, अच्छा नाइट्राइटो, ये जो NO2 है ना, इसको आप नाइट्राइटो भी लिखोगे तो भी चलेगा, नाइट्राइटो N लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो अपन नाइट्राइटो N ही कर देते हैं इसको, नाइट्राइटो N, प्लेटिनम, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है। हो गया, आसान है सारे, ये तुम लोग लिख ही लोगे, है ना। और अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ये देखो, ये अब जैसे 3 ऑक्सिलेट दिए हुए हैं ना, तो चिलेटिंग लिगेंड अगर दिया हुआ है, चिलेटिंग लिगेंड अगर दिया हुआ है
तो भी बिस ट्रिस का यूज कर लेना, जैसे कि यहां पर किया हुआ है। देखो क्या हो जाएगा अपना बी वाले का, ये ए था अपना, ये बी ले लो, पोटेशियम, और 3 ऑक्जेलेट हैं तो इसको क्या बोल दो, ट्रिस। जो चिलेटिंग लिगेंड है उनके आगे भी बिस ट्रिस लगाया जाता है, तो ट्रिस ऑक्जेलेटो। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। देखो इस पर माइनस का 3 चार्ज है तो इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3। तो देखो इसका नाम क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3, यही आ रहा है ना। इसका देख लो, इसका तो लिख लोगे तुम लोग, क्या हो जाएगा, ये कैटाइनिक पार्ट है, इसमें EN की नेमिंग पहले करोगे तो बिस इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो नेमिंग क्या रही है, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है कि इसकी नेमिंग सी से चालू हो रही है और इसकी नेमिंग ई से चालू हो रही है, तो पहले नेमिंग किसकी करोगे आप, सी की। ठीक है, मतलब ये अगर बिस से चालू हो रहा है तो ऐसा नहीं कि बिस में बी पहले आता है, नहीं, बिस तो अपन ने इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिगेंड के नाम का पहला वर्ड देखा जाता है, पहला लेटर। ठीक है, तो Cl क्लोराइडो सी से चालू हो रहा है, इथाइलिन डायमाइन ई से चालू हो रहा है, तो पहले सी वाले की नेमिंग की जाएगी, तो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ये भी हो जाएगा। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये वाला देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोबाल्ट जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कॉम्प्लेक्सेस में, ये भी वर्नर थ्योरी में बताऊंगा मैं आपको। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप यहां पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, HCN थायोसाइनेट पर -1 चार्ज होता है, तो +3 -4, इस पर आ जाएगा -1, इस पर आ जाएगा -1, तो इस पर कितना आ जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला है अपना, ई वाला, मर्क्यूरी 1। फिर उसके बाद टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3, मर्क्यूरी 1 टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3। अच्छा HCN दिया हुआ है तो थायोसाइनेटो के आगे S लगा देना, और अगर NCS दिया हुआ है तो थायोसाइनेटो N करके लिख देना। ठीक है, HCN दिया हुआ है तो आगे लगा देना क्या, S, और अगर NCS लिखकर दिया हुआ है, यहां पर ऐसे लिखा होता है NCS, तो क्या लिखते हैं आप, थायोसाइनेटो N, ऐसे करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे बेटा IUPAC नेमिंग और उसके क्वेश्चंस। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको कर लेना, और NCERT में ही आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। अगर कोई इसमें नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ लेना, डाउट में डाल देना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें आपको नाम दिए हुए हैं, इससे कॉम्प्लेक्स बनाने, ये भी आप कर लोगे, और आसान से कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इससे आप इनके नाम लिख लेना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। ठीक है, IUPAC नेमिंग आपके सारे रूल्स इसमें कवर हो जाएंगे, सारे एग्जांपल्स इसमें कवर मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक NCERT एग्जाम्पलर नाम की जो बुक आती है उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर आप चाहो तो और भी जो क्वेश्चंस आपके पास हों वो आप कर सकते हो। DPP में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, IUPAC के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और क्वेश्चन एकदम आसान ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।